गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने कभी सोचा कि एक कागज का टुकड़ा लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है? वक्फ बिल 2025 एक ऐसा कानून जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। क्या यह कानून गरीबों को उनका हक देगा या किसी की परंपरा को छीनेगा? सड़कों पर गुस्सा, सांसद में शोर और हर तरफ सवाल। क्या यह सच में बदलाव लाएगा या इसके पीछे कोई छुपा खेल है? क्या यह कानून गरीबों और महिलाओं की मदद करेगा या फिर समुदायों के बीच नई दीवार खड़ी करेगा? इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। हम इस देश के मालिक हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। इस देश में किसी गरीब किसान की जमीन, किसी शिक्षक या स्कूल या किसी बूढ़ी माँ की झोपड़ी अगर एक संस्था की मनमानी से छीन ली जाए तो ऐसे में संविधान सिर्फ किताब तक रह जाता है। एग्जाम्पल के लिए सौराष्ट्र के किसी गांव में कोई व्यक्ति अपने जीवन पर की संपत्ति से आने वाली पीढ़ियों के सपने साकार करने के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलता है। गाँव के बच्चे जो शहर तक नहीं पहुँच सकते थे वो उस स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन एक दिन एक कागज आता है और उसमें लिखा होता है कि आपकी जमीन अब वक्फ संपत्ति है। क्यों? क्योंकि 17 साल पुराने किसी दस्तावेज में दर्ज है कि वहाँ कभी एक टीन की मस्जिद थी जिसका आज न कोई एविडेंस है न उसे। उसके बाद वह व्यक्ति न्याय की गुहार लगाता है और बेचारा वो आदमी यह केस लड़ते लड़ते थक जाता है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता और अंत में वह ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम मान लिया जाता है। दुख इस बात का है कि उसे न्याय नहीं मिला। इससे भी दुख यह है कि उसे न्याय मांगने का भी हक नहीं मिला। यह सिर्फ एग्जाम्पल की बात नहीं है। दिल्ली में पुरानी हवेलियाँ, भोपाल में सरकारी भवन, उत्तर प्रदेश के गाँवों के खेत, साउथ इंडिया में पूरे के पूरे गाँव और मंदिर संपत्तियाँ के दावों में चकड़ी हुई है। संपत्ति का अधिकार जो संविधान ने हर नागरिक को दिया है वह खामोश है। भारत में वक्फ बोर्ड का आप अपना अलग साम्राज्य है। देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी बोर्ड के पास देश भर में करीब 9,40,000 एकड़ में फैली करीब 8,72,328 और 16,713 चल संपत्तियां है। वक्फ बोर्ड की कुल संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 1 से 2 लाख करोड़ बताई जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति किसी मुस्लिम देश में नहीं बल्कि हमारे भारत में है। मुस्लिम बाहुल्य देशों तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामी देशों में तो वक्फ बोर्ड की परिकल्पना भी नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। भारत में वक्फ का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। मुगल काल से लेकर आज तक लोग अपनी संपत्ति दान करते आए हैं ताकि समाज का भला हो सके। आज भारत में लाखों वक्फ संपत्तियां हैं। कुछ आंकड़ों के मुताबिक देश में 8 लाख से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जो 38 लाख एकड़ से ज्यादा एरिया में फैली हुई। इनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, स्कूल और अनाथालय शामिल है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन संपत्तियों को लेकर कई सवाल उठे हैं। जैसे कर्नाटक में 29,000 एकड़ वक्फ भूमि किराए दी। 2001 से 2012 के बीच 2 लाख करोड़ की संपत्ति पर्सनल स्थानों को 100 वर्ष के पट्टे पर दी। बेंगलुरु में भी 602 एकड़ भूमि अधिग्रहण मामले में उच्च न्यायालय को दखल अंदाजी करना पड़ा। कर्नाटक के होनवाड़ गांव में 500 करोड़ की 1500 एकड़ जमीन मात्र 12,000 रुपये मासिक किराए पर 5 स्टार होटल को दिया। डेटाबेस के मुताबिक देश के 30 राज्यों में वक्फ के पास 8,72,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। इनमें से 73,000 से ज्यादा संपत्ति ऐसी है जिन पर विवाद है। इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि वक्फ बोर्ड के नियमों में बदलाव की जरूरत है और इसी से शुरू हुई वक्फ बिल की कहानी। द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? नया बिल पहली बार 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। इसके बाद वह 12 घंटे से ज्यादा बहस हुई, लेकिन 3 अप्रैल को लोकसभा में वोटिंग हुई। 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट दिया और 232 ने खिलाफ, मतलब बिल पास हो गया। लोकसभा के बाद बारी आई राज्यसभा। 4 अप्रैल 2025 को वहाँ भी लंबी चर्चा हुई। यहाँ 128 सांसदों ने बिल को हाँ कहा और 95 ने ना कहा। इस तरह यह बिल दोनों सदनों में पास हो गया। अब इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया और 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही यह बिल अब कानून बन गया है। इससे पहले मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 में पास किया गया था। तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रीवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था। वक्फ अल औलाद को बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था। उसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में यह जोर उसको देते हुए यह एक्ट
पास किया गया था। अगर 2013 में वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया गया होता तो इस विधेयक को लाने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन 2014 में चुनाव से पहले 2013 में रातों रात वक्फ कानून को एक्सट्रीम बनाकर दिल्ली में लुटियन जोन की 123 वीवीआईपी संपत्ति वक्फ को दे दी गई। वक्फ कानून की धारा 108 में प्रावधान किया गया है कि यह कानून देश के किसी भी दूसरे कानून से ऊपर है। लेकिन यह देश कैसे मंजूर कर सकता है कि कोई एक कानून बाकी सभी कानून से ऊपर हो? लेकिन अब सवाल यह है कि इस नए कानून में ऐसा क्या है जो पुराने नियमों से अलग है? चले इस पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब कलेक्टर यह तय करेगा कि जमीन वक्फ की है या नहीं। पुराना नियम हटा कि सालों से इस्तेमाल होने वाली जमीन अपने आप वक्फ बन जाए। वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम लोग भी शामिल हो सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। अब महिलाओं को भी बोर्ड में जगह मिलेगी ताकि उनकी आवाज सुनी जाए। अगर कोई वक्फ संपत्ति को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है तो अब उसकी सुनवाई तेज होगी। ऐसे बहुत नियम है जो पुराने नियम से बहुत अलग है और ऐसा आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बिल पास हुआ देश में हंगामा मच गया, लोग सड़कों पर उतर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा यह गलत है। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में भी कुछ संगठनों ने सड़कों पर विरोध किया। उनका कहना था कि यह कानून मुस्लिम समुदाय की आजादी छीन रहा है। हमारे दीन का मुद्दा है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। या तो हमें जान से मार दीजिए या ये वक्त एक्ट में जो भी कानून है उन सबको खत्म करिए। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने इसका स्वागत भी किया। संशोधन बिल पास होने के बाद एक नई रोशनी की उम्मीद जगी है। उसी क्रम में हमने भी आज वक्फ संशोधन बिल की एक रोशनी जलाकर पटना में तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड बिल मुद्दे पर प्रेस वार्ता की। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा, हमारी सरकार जब बनेगी। आज भारत उस चौराहे पर है जिसके एक और वह राजनीति है जो मजहब के नाम पर विशेष अधिकार बांटकर वोट बटोरना चाहती है। दूसरी ओर वह संविधान है जो सबको साथ लेकर चलता है। एक भारत एक न्याय की बात करता है। अब कई लोग जानते होंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय पैदा करना फैशन बन गया है, क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर, 3 तलाक और नागरिकता संशोधन अधिनियम के समय भी उन्हें डराने की कोशिश की गई। कई पार्टी का कहना था कि सीएए में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, लेकिन 2 साल हो गए किसी की नागरिकता नहीं गई। जबकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 317 हटाने पर भी मुसलमानों को डराने का प्रयास किया गया। लेकिन आज वहाँ निर्वाचित सरकार है, आतंकवाद का द एंड होने वाला है, विकास शुरू हो गया है और पर्यटन भी बढ़ रहा है। कई पार्टी ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर वोट बैंक खड़ी करने का काम किया है। मानना चाहिए कि संवैधानिक समरसता की ओर यह एक साहसिक कदम है। यह विधेयक एक समुदाय को राष्ट्र से जोड़ने का प्रयास है। यह विधेयक सिर्फ कानूनी नहीं है, यह एक प्रयास है संविधान और समाज को बचाने का। यह बताता है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक नहीं है, उन्हें अधिकार चाहिए, उन्हें शिक्षा, रोजगार और न्याय की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए, न कि मजहब के नाम पर अलग करके उन्हें राजनीति का इंधन बनाया जाना चाहिए। मुसलमान भी बाकी सबकी भांति देश के बराबरी के नागरिक है। उनके लिए वही कानून, वही नियम, वही अधिकार होने चाहिए जो हिंदू, सिख, ईसाई दूसरे सबके लिए। हम कहे ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब नागरिक समान, ना कोई खास सुविधा ना कोई भेदभाव, केवल न्याय। यही हमारा धर्म है, यही भारत है। हमारी कोशिश थी कि आपको इस बड़े बदलाव की पूरी कहानी समझा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, हमें बताएं कि आप इस नए कानून के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद।